हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो फटाफट बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। आज का हम लोग बेहतरीन क्लास स्टार्ट करेंगे बाबू। तो चलिए फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ जाओ। सभी बच्चे फटाफट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चलिए फटाफट जुड़िए आप लोग। तो आज का एक बेहतरीन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग है, ढेर सारा गुड इवनिंग। चलिए फटाफट जुड़ जाओ हमारे साथ, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ। पूजा कुमारी गुड इवनिंग। नीरज कुमार गुड इवनिंग। चलो सभी को हमारे तरफ से गुड इवनिंग है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़िए, ठीक है ना। चलिए जुड़िए फटाफट से, बच्चे जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार सभी बच्चों को ढेर सारा गुड इवनिंग है जी। इसी प्रकार से आप लोग जुड़ते जाइए। तो आज का बेहतरीन क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा, ठीक है ना। जो कि 20 आपका यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है बाबू, ठीक है ना, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन अंक दिलवाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट आप लोग जुड़ते जाइए बच्चे, फटाफट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आज का क्लास एक बेहतरीन हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए सभी को नमस्ते है हमारे तरफ से बाबू, ठीक है ना। सभी को नमस्ते है। क्वेश्चन बैंक सोल्व करा दीजिए बाबू। क्वेश्चन बैंक सारा चीज से आपका क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है, पूरे बुक से हम लोग उठाए हैं बाबू, ठीक है ना। पूरे बुक से क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है ना। सर ओमिक्रॉन वायरस आ गया, चलिए आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप लोग का पढ़ाई नहीं रुकेगा, ठीक है ना। कोई वायरस आ जाए, बिल्कुल कहीं से भी कोई वायरस आ जाएगा, उससे आप लोग को चिंता नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलिए तो आज का एक बेहतरीन क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं बिना देर किए बाबू, ठीक है ना। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ठीक है ना। देखिएगा सभी लोग। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज हम लोग आपको समझाएंगे, डीपली से समझाएंगे, ठीक है ना। डीपली से समझाएंगे। सर मेरा नाम ले लीजिए। क्या हुआ, मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए समझाते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है ये, यानी कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको पूछेगा, किस तरीका से पूछेगा, सारा चीज मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा बाबू, ठीक है ना। पापा की परी, चलो बहुत बढ़िया है, पापा की परी ही रहो, ठीक है ना। चलिए तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है वार्तालाप। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है माय डियर स्टूडेंट्स वार्तालाप की कला। कोई पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसे कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो क्या बोलिएगा, एक वार्तालाप है। क्या बाबू, एक वार्तालाप का कला है, ठीक है ना। आइए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन के हुनर की बराबरी, आर्ट ऑफ कन्वेंशन का हुनर का जो बराबरी है, स्पीच और लेख दोनों ही कर पाते हैं। दोनों क्या कहते हैं, एक साथ कर पाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिएगा, हुनर की पूर्ण शोभा, हुनर का जो पूर्ण शोभा इंसान का होता है वो काव्य कला प्रवीण विद्वा, यानी कि विद्वत मंडली में है। कहाँ बच्चों, विद्वत मंडली में। जैसे आपके पास कितना भी जैसे यानी कि टैलेंट है, आप कितना भी टैलेंट हो, ठीक है। आप कितना भी टैलेंट है, ठीक है ना, वो टैलेंट आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है ना। जब तक उसे आप एक यानी कि काव्य कला में नहीं लेकर जाइएगा तो बस यानी कि किन्हीं को पता नहीं चलेगा कि क्या है आपके पास नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपका अंदर जो तजुर्बा है वो दिखाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही ये विद्वत मंडली में जाकर आर्ट ऑफ कला का दिखावा करना है, ठीक है ना। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं, इस कला में जो व्यक्ति रहते हैं ऐसे माहिर, यानी कि ऐसे माहिर ढंग से गाते हैं, प्रसंग अपना छोड़ते हैं, ठीक है ना। और बोलते हैं कि वहां का जो दर्शक होते हैं उनका मन मोह लेते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा, ताकि श्रोताओं के लिए, ताकि श्रोताओं के लिए बातचीत कार्य बने की प्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। क्या होता बाबू, सुखदायी होता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा बिग बॉस में जैसे यानी कि गए थे अक्षरा सिंह या तो जो भी एक्टर गए थे, ठीक है ना। तो हाँ देखिएगा वो अपना कला दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, उनके पास क्या हुनर है, उनके बोलने का क्या जज्बा है, क्या उनके पास कला है, सारा चीज उन्हें दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वही हमारा है। और सुरहद यानी कि सुरहद गोष्ठी इसी का नाम है। क्या बाबू, सुरहद गोष्ठी इसी का नाम है बच्चे, ठीक है ना। सुरहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के यानी कि वाक्य चतुर, यानी कि वाक्य चतुरे, वक्ता के वाक्य चतुरे, चलिए
वक्ता के वाक चातुर्य का, अभिमान का या कपट कहीं प्रकट नहीं होता, यानी कि उनके पास जो अभिमान है वो वहां पे प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास ऐसा अभिमान है। चलिए, पता तथा बातचीत की सर की सर सता बनी रहती है, क्या बना रहता बाबू, सर सता बना रहता है, ठीक है ना। और देखिएगा, कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहलाता है, ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5 नंबर में भी काम आ गया, ठीक है ना। 5 नंबर में भी आपका ये काम आ जाएगा, ठीक है ना। और शॉर्ट में लिखना बाबू, तो शॉर्ट में तो बता दिए, शॉर्ट में बस इतना ही लिखना, 3 से 4 लाइन आपका शॉर्ट में क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। रोहन राज, ओके, एग्जाम का टाइम आ गया है इसलिए बोले हैं, क्या बोले हैं बाबू। चलिए, तो बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आई होप सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या, तो बातचीत का एक कला है, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो बातचीत का कला है बाबू, ठीक है ना। चलिए, तो एक बात बताएंगे, ठीक है ना। बातचीत चैप्टर 1 से लिया गया है, इसलिए लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। चलिए, हाँ जी, क्यूट गर्ल, हाँ बाबू। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं है, बच्चे बताएंगे, एक बार कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि सभी बच्चे को समझ में आ गया सर। चलिए, एक बार सभी लोग जवाब दे दीजिए, ठीक है ना, आपका जवाब का इंतजार रहता है हमें, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जवाब आप लोग को देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। चलिए, अब हम लोग आगे हैं प्रेम प्रसंग के बारे में, ठीक है ना, कि प्रेम कैसे होता है, प्रेम किस लिए किया जाता है, प्रेम का मतलब क्या है, और प्रेम क्यों करें। चलिए, तो देखिए, इसे हम लोग उधेड़ देते हैं आज, ठीक है ना। तो लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अनजान, जैसे अभी आप लोग का क्या है, किशोरावस्था, क्या है, किशोरावस्था, ठीक है ना। जब यानी कि 15 साल पार कीजिएगा ना, तो हमें यानी कि किशोरावस्था में आ जाता, ठीक है ना। तो देखिएगा, लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, यानी कि एक लड़की के पीछे वो भागने लगे थे, ठीक है ना, यानी कि उनके पीछे पीछे चलने लगे थे, आसक्त हो गए थे, ठीक है ना। किंतु वह उसे प्रणय सूत्र में नहीं बंध सका, किंतु वो जो लड़की थी वो चालाक थी, ठीक है ना। वो लड़की क्या थी, चालाक थी, उनके यानी कि बंधन में वो लड़की नहीं आ पाई, उनके जाल में नहीं फंस पाई। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। समझिएगा यहाँ पे, जैसे उसका उनका जो यानी कि गर्लफ्रेंड थी, उसका जो शादी था वो एक सूबेदार से हो गया, किससे हो गया, सूबेदार से हो गया, ठीक है ना। बेचारा तो ऐसे ही रह गए, छटपटाते रह गए, ठीक है ना। और देखिएगा, लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। कुछ दिनों बाद लहना सिंह भी जो था वो सेना में, अरे भाई जज्बा था, ठीक है ना, कि बदले का भावना था कि अरे वो सेना में भर्ती है, जैसे सूबेदार में उससे शादी हो गया, हमसे क्यों नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ बाबू, ठीक है ना, भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि, अचानक उस लड़की को अनेक वर्षों के बाद ज्ञात हुआ कि सूबेदारिन ही वह लड़की है, सॉरी, यानी कि क्या लहना सिंह को ज्ञात हुआ कि सूबेदारिन ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था, प्रेम किया था, सुन लिया रसगुल्ला, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि लहना सिंह ऐसा समझ रहे थे कि अचानक एक दिन उनको ऐसा समझ में आया कि जो सूबेदारनी है यही उसका प्रेम कहानी, यानी कि पीछे नहीं किया, अगले जन्म की रानी थी, ठीक है ना। आज सूबेदारिन ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती हुआ एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा, ठीक है ना। किससे, वो जो सूबेदारनी थी उसका जो पुरानी एक्स यानी कि गर्लफ्रेंड थे, वो यानी कि लहना सिंह से कहा, उसके पास में एक पुत्र था, ठीक है ना, सूबेदारनी का एक पुत्र था। तो सूबेदारनी ने कहा, किससे, लहना सिंह से कहा कि हमारे पुत्र का रक्षा आप करें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो पति हैं वो यानी कि एक लड़ाई पे गए हैं, ठीक है ना, कारगिल पे गए हैं। चलिए आगे समझाते हैं। मजा आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा, बताएंगे सभी लोग, मजा आ रहा है जी या नहीं आ रहा, बताओ आप लोग, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा क्लास में, बताइएगा फटाफट आप लोग। मजा तो जरूर आता होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रेम कहानी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बाई चांस एग्जाम में पूछ दिया तो ऐसे ही धराले से नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा,
जिससे प्रेम किया था वह यानी कि पति में एकमात्र बुधा सिंह की रक्षा करेगा। हाँ देखिए, लहना ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा। लहना सिंह ने यानी कि प्रण लिया था कि मैं इस वचन को निभाऊंगा, और अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। सच्चा प्रेम क्या होता है जी? कि एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना, एक दूसरे का बात मानना। समझ गए ना? ये साइंस संग्रह का लिंक कहाँ आता है, श्वेता कुमार देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया नहीं आया? बच्चे बताएंगे फटाफट सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, बताओ सभी लोग फटाफट। चलिए बताइए फटाफट आप लोग, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया जी? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? बच्चे बताएंगे हमारे साथ, एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है। चलिए, जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि सर समझ में आ गया है। हाँ चलिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, मजा आया होगा, ठीक है ना, क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है ना, मजा ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग को बहुत मजा आएगा पढ़ने में, पूरा मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आंदोलन आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? कोई आंदोलन होता है तो जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, मन में क्या उनका सवाल उठ रहा था, और आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं? उनके पास क्या शर्त पर करते हैं? आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किस शर्त पर करते हैं बाबू? तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, किस शर्त पे करते हैं। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण, आंदोलन के यानी कि नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण ने कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा। देखिए, एक गांव का सच्चा नागरिक वही होता है और एक प्रतिष्ठित नागरिक वही होता है जो गांव का सलाह लेकर चलता है, ठीक है ना। जो 10 आदमी का सलाह लेगा, ठीक है ना, वो कभी भी गलत रास्ते या गलत पथ पे नहीं चल सकता, ठीक है ना। क्योंकि 10 आदमी आपको एक तरह का नहीं दिमाग देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हर संभव से 10 आदमी जुड़े होंगे, ठीक है ना। वो 10 आदमी हैं, वो हर घाट का पानी पी चुके होंगे, तो आपको जो भी वाक्य देंगे या जो भी बात बोलेंगे वो सोच समझकर बताएंगे और स्टिक जवाब देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आप लोग पैसा ले लिए, फुल कोर्स नहीं कराएं, हमारा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें? पप्पू कुमार, पप्पू कुमार तुम ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है ना, सभी का कोर्स हो रहा, आज भी बायोलॉजी का कोर्स हुआ है पे, कहाँ रहते हो तुम? पप्पू कुमार तुम ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है ना, ज्यादा बोलना अच्छा बात नहीं बाबू, ठीक है ना। सारा और सारे बच्चे कोर्स लिए हैं, ठीक है ना, सबका कोर्स पूरा हो गया, तुम्हारा कोर्स नहीं, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना, ज्यादा मैसेज करेगा तो। अगर ज्यादा मैसेज किया तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना, सदा के लिए ब्लॉक हो जाओगे, फिर जो लाइव क्लास देख रहे हो ना वो भी नहीं देख पाओगे। चलिए ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना, फालतू का कमेंट नहीं करो। चलिए, की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा। क्या करूंगा बाबू? बहस करूंगा और समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। डिस्टर्ब करोगे तो क्लास बढ़िया से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करो, जैसे क्लास चल रहा है आप लोग समझो, ठीक है ना। चलिए, आपकी बात स्वीकार करूंगा। क्या करूंगा बच्चा? आपकी बात स्वीकार करूंगा। कौन कहा? आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण ने कहा, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण ने कहा। जैसे बगल के गांव से लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना, और बगल के गांव हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो आप अकेले कुछ कर पाइएगा जी? आप अकेले कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें 10 आदमी का सलाह लेना चाहिए कि हाँ भाई इनसे कैसे निपटा जाए और इस लड़ाई से हम कैसे निपटारा पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। जन संघर्ष जो होगा वो समितियों का होगा, लेकिन फैसला किसका होगा? फैसला मेरा होगा, ठीक है ना। तो इसी फैसले को मानता होगा और आपको मानना होगा कि जयप्रकाश आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा और इसे ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है ना, मजा बहुत आएगा आज का क्लास में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहें, ठीक है ना। और जो चीज हम बता रहे हैं उसे आप लोग नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा, इस फैसले को मानना होगा और आपको मानना यानी कि मनाना होगा कि जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने फैसले। पप्पू कुमार ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, पप्पू कुमार इस क्लास से ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना।
चलिए पप्पू कुमार को ब्लॉक कर रहे हैं, अभी जस्ट ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत फालतू का एक कमेंट कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए पप्पू कुमार को अभी जस्ट ब्लॉक कर रहे हैं हम। इसे एक बार समझा दिया गया फिर भी नहीं माना। चलिए जी आप ब्लॉक हो गए, ठीक है ना, आराम कीजिए। ना पढ़ेगा ना पढ़ने देगा ही, फालतू का सिर्फ। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया नहीं आया? और देखिएगा यह तब यह क्रांति सफल हो सकती है, यानी कि इसी के नेतृत्व में हम जब इसे कोशिश करेंगे तो जो हमारा क्रांति है क्या होगा बाबू, सफल हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आपस की बहसों में, नहीं तो आपस का जो बहस हो रहा है पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। जैसे सिर्फ बहस करने से नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ बहस करने से नहीं होता बाबू, ठीक है ना, उसे हमें सोच समझकर चलना पड़ता है कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता पथरीला है या कंकड़ बाग या क्या है, ये हमें क्या करना पड़ता है, सभी को समझकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। पप्पू कुमार ब्लॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप लोग आराम से पढ़ें। और क्या नतीजा निकलेगा, और इसका क्या नतीजा निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो चुका है। सभी को समझ में आया नहीं आया बच्चे जवाब देंगे। चलिए चलिए जवाब देंगे बच्चे। आप लोग को समझ में आया नहीं आया बच्चे एक बार बताएंगे हमारे साथ में सभी लोग। चलिए फटाफट बताइए, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये आपको कितना नंबर देगा, 3 नंबर देगा, ठीक है ना, 3 नंबर आपको देगा क्वेश्चन। इसलिए बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, यानी कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो आइए हम लोग समझाते हैं कि दोनों शब्द क्या है और कैसे होगा। तो पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। देखिए एक सच्ची जो स्त्री होती है वो यानी कि आदर की खान होती है, ठीक है ना। नारी जो होती है आनंद की खान होती है। आप कहीं भी रहिएगा, जैसे जो इंसान शादीशुदा है, ठीक है ना, वो जब जैसे नहीं कि अपने पत्नी के पास आते हैं तो वो सारा दुख संकट या तो अपने बाल बच्चे को देखकर वो सारे यानी कि दुख संकट भूल जाते हैं और उसे गोद में ले लेते हैं, ठीक है ना। वही उनका सारा यानी कि सुखमय उसी में, ठीक है ना। और देखिएगा जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते हैं, और जो यानी कि पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, एक प्रवृत्ति मार्ग होते हैं और एक निवृत्ति मार्ग होते हैं। और जो पुरुष आनंद चाहते हैं उन्होंने नारी को गले लगाया। क्या लगाया बाबू, नारी को गले लगाया, ठीक है ना। और देखिएगा प्रवृत्ति मार्ग है अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी नारी की पद मर्यादा उठती है। पद यानी कि मर्यादा, नारी का जो मर्यादा होता है वो पद मर्यादा जब उठती है बाबू तो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है बाबू। क्या कहा गया है, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, यहां तक हो गया ये क्वेश्चन। ये आपका 3 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, 3 नंबर क्लियर हो गया। क्या चीज का, प्रवृत्ति मार्ग हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा निवृत्ति मार्ग क्या है। अब हम लोग समझेंगे निवृत्ति मार्ग क्या है। तो देखिएगा निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी यानी कि ढकेल दिया। निवृत्ति मार्ग ऐसा है कि सिर्फ अपना सुख चाहेगा, ठीक है ना, सुख दुख यानी कि सारा चूज है इस मौज यानी कि हम लोग किए, ठीक है ना, जो भी है वगैरह यानी कि कर लिया और उसे यानी कि छोड़ दिया, वो क्या हो गया, निवृत्ति मार्ग, ठीक है ना। और क्योंकि नारी उसके किसी काम की चीज नहीं थी, यानी कि वो नारी जो थी उसके किसी काम की नहीं थी बाबू, ठीक है ना। और उसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। क्या किया, वो जो नारी थी क्या थी, संन्यास ग्रहण किया। और वैयक्तिक मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना। क्या माना, जीवन का सबसे बड़ा साधन माना माय डियर स्टूडेंट्स। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। अगर जो इंसान अपने जीवन से उबकर, सारे संकटों से उब जाता है तो क्या करता है, निवृत्ति मार्ग से कहां चल जाता है, सन्यासी जीवन में चल जाता है। कहां चल जाता है बाबू, सन्यासी जीवन में चल जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए समझ में आया नहीं आया बच्चे एक बार जवाब देंगे हमारे साथ, फटाफट जवाब देंगे। नेक्स्ट किलर ज्यादा बोलिएगा तो आपको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इसलिए
आप लोग से यही आग्रह है कि कमेंट ज्यादा नहीं करें, ठीक है ना, फालतू का कमेंट नहीं करें, बकवास नहीं करें, फालतू का कमेंट नेक्स्ट किलर तुमको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इसलिए फालतू का कमेंट नहीं करो, ठीक है ना, और चुपचाप जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है जो समझो, और नहीं तो अगर कम ब्लॉक होना है ना तो एकदम प्यार से ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इनकार नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस आपके ही सामने है। बोल रहे हैं ना, एक बार जो ब्लॉक हो गया वो सदा के लिए ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, एक बार जो ब्लॉक हो गया सदा के लिए, जब तक हाँ दोबारा आईडी बनाकर आप आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना, इसलिए फालतू का कमेंट नहीं करें, भेज यानी कि पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो जाने से जो माइंड में रहता है वो बता नहीं पाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, इसलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चे। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ आधार पर डालें, ठीक है ना, लेखक और मालती के बीच में क्या संबंध है, हम लोग आज उस पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन जवाब से बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। रोहन राज सर क्लास बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड करे, ओके बाबू, ठीक है ना, चिंता नहीं करो, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखिएगा, लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई है, लेखक जो है मालती का दूर का रिश्तेदार का क्या बाबू, भाई है, ठीक है ना, क्या है, ब्रोदर है, यानी कि भाई है, क्या है, भाई है, ठीक है ना, किंतु लेखक का संबंध सख्य ही रहा है, लेखक का जो संबंध है सख्य यानी कि मित्र का रहा है, ठीक है ना। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे में जैसे यानी कि खेलते होंगे पहाड़ पानी, पहले यानी कि खेला जाता था जब छोटे छोटे इतना इतना वो थे ना, हम लोग हम अपना भी जीवन बताते हैं, इतना इतना थे, इतनी इतनी, तो यानी कि पहाड़ पानी खेला जाता था, 5 से 10 लोग मिल जाते थे, और जहां ऊंचा स्थान होता था नीचे के स्थान को हम लोग पानी मान लेते थे और ऊपर के स्थान को पहाड़ मान लेते थे, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से खेला जाता था, ठीक है ना। तो यही चीज हमारा बचपन का है, ठीक है ना, कि क्या चीज हम लड़े हैं और पिटे भी हैं। जब देखिए ज्यादा गुस्सा आ जाता तो उठम पटकी भी कर लेते थे, क्या कर लेते थे, उठम पटकी भी कर लेते थे, ठीक है ना। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हो, लाउड स्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया है। चलिए देखिएगा, आप फालतू कमेंट नहीं करें जी, ठीक है ना, क्लास में हमारे क्लास में फालतू का कमेंट कोई भी बकवास कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ने के सिवा फालतू का कमेंट नहीं करें। चलिए अखिलेश यादव तुमको भी वार्निंग दिया जा रहा है, ठीक है ना, फालतू का कमेंट नहीं करो, है लाउड स्पीकर से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, लाउड स्पीकर से यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है, लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रति सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा रहा, क्या स्वेच्छा और स्वच्छता भरा रहा, ठीक है ना। और देखिए कभी भ्रातृ या रूप में या कभी किसी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन के यानी कि बंधनों में नहीं बंधे, यानी कि ऐसा बच्चा का यानी कि बचपन का एक ऐसा जीवन होता था बाबू, ठीक है ना, कि किसी का आने के जीवन में नहीं बनते थे, ठीक है ना, जो मन में आता था वो करते थे, ठीक है ना, कभी गिल्ली डंडा खेलते थे तो कभी क्या तो कभी क्या, यानी कि ऐसा बचपन का जीवन था, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा बच्चे, एक बार जवाब देंगे फटाफट, सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को समझ में आ गया नहीं आया, चलिए जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। आई होप कि सही बच्चे को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, भगत सिंह जो थे उन्हें विद्यार्थी से क्या अपेक्षा था, जैसे आप लोग से हमें क्या अपेक्षा है वही हम आप लोग को बताएंगे, अभी समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देशवासियों यानी कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन और धन देश पर अर्जित कर दे, ठीक है ना, तन और मन अपने देश पे अर्जित कर दे, यानी कि पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए विकास में न्यौछावर कर दे अपना जीवन, ठीक है ना। जैसे हमारे बिपिन रावत जी तो आप सुने होंगे, ठीक है ना, बहुत ही दुख हुआ कि कल की यानी कि कल उनका जो था यानी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो बहुत दुखद घटना हमारे पूरे देश के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज पर हमारा लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, कि विद्यार्थियों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि अपने तन मन धन शरीर सारा चीज अपने देश के लिए न्यौछावर कर दें, ठीक है ना, देश के लिए क्या करें बाबू, न्यौछावर कर दें, और विद्यार्थी ही कर सकते हैं ऐसा,
कौन कर सकता है बाबू? विद्यार्थी ही कर सकता है ऐसा। सभी देशों को आजाद कराने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं, वे ही क्रांति कर सकते हैं। विद्यार्थी एक ऐसा वस्तु है, यानी कि जीव है जो यानी कि अपना लड़ाई को संघर्ष बनाए रख सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, जैसे नल्ला पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं? परास्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं बाबू? नल्ला पाकिस्तान को परास्त कर सकते हैं। यही चीज हमारा इस क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है ना। और जरूरत पड़े तो विद्यार्थी पढ़ें, हाँ इसलिए कहा गया कि विद्यार्थी पढ़ें। क्या करें बाबू? विद्यार्थी पढ़ें, ताकि पढ़िएगा तब तो जाके दुश्मन से न भिड़िएगा जी, आगे सेलेक्ट होइएगा तब जाके दुश्मन में को नहीं की परास्त कीजिएगा, उनके साथ भिड़िएगा, ठीक है ना, मौका मिलेगा, ठीक है ना। और देखिएगा साथ ही पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, पार्टी पॉलिटिक्स का कुछ कुछ ज्ञान भी हासिल करें, ठीक है ना, क्योंकि नेता के साथ जुबान लड़ाने में उस टाइम काम आएगा, ठीक है ना। अगर नेता गलती करेगा तो उसे सबक कौन सिखाएगा? तो विद्यार्थी सिखाएगा। कौन सिखाएगा बाबू? विद्यार्थी सिखाएगा, ठीक है ना। चलिए, और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें, जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें। अपना जीवन माय डियर स्टूडेंट्स इसी काम में लगा दें, ठीक है ना। आगे देखिएगा, काम में लगा दें, यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। मजा आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा? बच्चे बताएंगे तो एक बार थोड़ा। मजा आ रहा ना जी? ऐसा तो बोरिंग फील नहीं ना हो रहा, मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, जरूरत हो तो कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें माय डियर स्टूडेंट्स। यही उपेक्षाएं विद्यार्थियों से भगत सिंह की है। यही उपेक्षा कौन रखते हैं? विद्यार्थियों से रखते हैं, ठीक है ना। कौन रखते हैं? तो भगत सिंह रखते हैं। किससे? विद्यार्थियों से रखते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे बाबू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है स्क्रीन बोर्ड पे। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? पहले देखिएगा, पहले के किसान पे क्या अत्याचार किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, क्या क्या उन पे शासन किया जाता था, क्या क्या उन पे शोषण किया जाता था, सारी बातें आज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे और सोल्यूशन में करेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन देखिएगा इसका। तो अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार किया। अंग्रेज जो नीलहे था वो किसानों पर बहुत ही अत्याचार किया माय डियर स्टूडेंट्स, करते थे। किसानों को से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी माय डियर स्टूडेंट्स। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर किसान के लिए लाजिमी था, यानी क्या था? लाजिमी था, जिसे तकनीकी यानी कि तकनीक कठिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? तकनीक कठिया प्रणाली कही जाती थी। नील की खेती जिस भूमि में की जाती थी उसकी उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी। जैसे एक बार आप नील की खेती कर लिए तो साल भर के लिए आपका जो खेत था वो नहीं की क्या पता सुस्त हो जाता था, फिर उसमें दूसरा पैदा आप लगाइएगा तो उसमें पैदा नहीं बचता था, ठीक है ना। और देखिएगा, और भूमि बंजर हो जाती थी। क्या हो जाता था बाबू? भूमि बंजर हो जाता था। भूमि बंजर हो जाएगा तो पैदा तो नहीं उपजेगा, फसल नहीं उपजेगा। जैसे अभी के डेट में देखिएगा कि किसान जो हैं वो एक बार में 4 फसल उगाते हैं, ठीक है ना। 12 महीना में 4 फसल उगा लेते हैं, ठीक है ना। कितने फसल उगा लेते हैं बाबू? 4 फसल उगा लेते थे। और जिस टाइम नील की खेती किया जाता था उस टाइम साल में मात्र एक ही फसल उगाया जाता था। कितना फसल उगाया जाता बाबू? एक ही फसल उगाया जाता था, वो भी ढंग से नहीं होता था, ठीक है ना। और देखिएगा, केमिकल रंगों के इजाद होने के बाद तकनीकी यानी से मुक्त पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था। यानी कि किसानों को, ठेकेदारों को मोटी रकम देना पड़ता था। किसके लिए? तो केमिकल के लिए, ठीक है ना। मोटी रकम, जैसे खाद्य पदार्थ जो गया, खाद जो गया ना आपका, वो यानी कि मोटी रकम देकर उनसे लिया करते थे। जिस रास्ते पर साहब की, जिस रास्ते पर यानी कि जो अंग्रेज था पहले उसे लोग साहब कहते थे तो देखिएगा, जिस रास्ते पर साहब की, जिस रास्ते पे साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर तक नहीं
ले जा सकते थे। जिस रास्ते से जैसे यानी कि उनका जो गाड़ी जाता था, ठीक है ना, उस रास्ते से वो अपने बैल को ले जा नहीं सकते थे, अपने जानवर को वहां से नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्चा रैयत को देना पड़ता था। अगर साहब के यहाँ कुछ भी होता था तो सारा खर्चा कौन देता था? रैयत, यानी कि किसान एवं मजदूरों से वो पैसा चूसता था, ठीक है ना, किसान और मजदूरों से पैसा चूसता था, वही हो गया उनका रैयत हो गया, ठीक है ना। चलो, सभी को समझ में आया नहीं आया? मेरा फर्ज है ये सब बोलना। नेहा कुमारी, क्या फर्ज है बाबू, क्या फर्ज है आपका बोलना जी? चलिए आप लोग से थोड़ा बात कर लेते हैं 1-2 मिनट, मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या फर्ज है? एक बच्चे बोल रहे हैं सूर्या भीम आर्मी रॉक कुमार, आई लव यू क्यूट गर्ल, बहुत प्यार करते हैं ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा कमेंट्स आप लोग का, क्या क्या आप लोग। नेक्स्ट किलर लव यू ऑल फ्रेंड, जी सर। चलिए, सोनू तू अपना मम्मी से पूछो। चलिए, फालतू का कमेंट नहीं करें जिससे किसी को परेशानी हो, ठीक है ना। कमेंट ऐसा कीजिए कि ताकि अगला इंसान को ऐसा लगे कि आप उनके लिए बेहतर हैं, ठीक है ना, आप उनका एक सच्चा दोस्त हैं, आप उनके साथ पढ़ाई करें, ठीक है ना। अभी आपके साथ 100 बच्चे लाइव हैं, ठीक है ना, तो अगर 100 बच्चे का मायना रहता बाबू, ठीक है ना, अगर 100 बच्चे का ऑफलाइन क्लास आप जाइएगा तो 100 बच्चे मायने रखता, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ज्यादा नहीं कि डिस्टर्ब किसी को ऐसा नहीं करें कि किसी को डिस्टर्ब हो आपके चलते, ठीक है ना। डिस्टर्ब किसी को नहीं करिए, ठीक है ना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, गुड इवनिंग बाबू। जो बच्चे हमारे साथ लेट से जुड़े हैं उन्हें भी हमारे तरफ से गुड इवनिंग है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्लियर करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, धांगल यानी कि धांगल शब्द का क्या आशय है? धांगल शब्द कहां से आया बच्चे? धांगल शब्द क्या है? सभी बच्चों को हमारे तरफ से लव यू टू है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, धांगल शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है। क्या है? ओराव भाषा में। क्या बाबू? ओराव भाषा में क्या कहते हैं? धांगल शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। एग्जाम होगा, ठीक है ना, एग्जाम होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए, भाड़े का मजदूर धांगल एक आदिवासी जाति है। क्या बाबू? धांगल जो है एक आदिवासी जाति है, ठीक है ना, जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोट नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? छोट नागपुर क्या था? हमारा एक छोटा सा जिला था। क्या था? छोटा सा जिला था छोट नागपुर। वो कहाँ लाया गया? चंपारण जिला में लाया गया। कहाँ लाया गया? चंपारण जिला में लाया गया। और चंपारण जिला से एक दूसरे इलाके में लाया गया, यानी कि बहुत सारे इलाके में लाया गया, ठीक है ना। जैसे शेखपुरा जिला हो गया हमारा, यहाँ से कोई गांव में, इस गांव में, उस गांव में भेज दिया गया, ठीक है ना, लाया गया। धांगल जाति आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। कितने जाति के वंशज हैं? तो ओरांव और मुंडा और लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगल मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं। धांगलों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। आप जाइए, आदिवासी का जीवन ऐसा होता है मेरे बच्चे कि जहां उन्होंने नृत्य स्टार्ट करते हैं तो लगेगा कि हाँ कोई नृत्य है, यानी कि इतना वो मजा करते हैं, इतना मस्ती करते हैं कि आप देख उसे दंग रह जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं। जब शाम ढलता है ना तो वो लोग नृत्य स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और नृत्य ऐसा नृत्य रहता है कि आप देख उसे दंग रह जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग ने 8वां क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर कर दिया, ठीक है ना। चलिए अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चे। विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? विष्णु जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, अन्यथा लड़ाई में भेजने के कारण क्या है? आइए हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, विष्णु एक निम्न निम्न यानी कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार की महिला है। कौन? विष्णु। विष्णु कौन है? एक निम्न मध्य वर्गीय महिला है, यानी कि घर की लड़की है, ठीक है ना।
उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। जैसे एक मध्य वर्गीय यानी कि फैमिली के लिए अपने बेटी की शादी करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा क्या होता है आगे। इसलिए वह मानव को पैसे कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। पहले के डेट में ऐसा होता था हमारे स्टूडेंट्स कि पैसे के लिए लड़ाई करने के लिए इंसान, नीरज कुमार गुड इवनिंग बाबू, ठीक है ना, चलिए गुड इवनिंग है, चलिए देखिए। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा पर ठुकार यानी कि कुठारघात भी, जहां पैसों के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है। हमारे राज्य में दहेज प्रथा बंद किया गया है, ठीक है ना, लेकिन आपने ऐसा कभी सुना है कि दहेज यानी कि बंद हो गया है? क्या किन्हीं सुने हैं? नहीं, कोई बताएंगे? कोई सुने हैं जी कि दहेज प्रथा बंद हो गया है? चलिए कल जो है आपका मॉडल सेट हम करवा देंगे, ठीक है ना। अस्मिता मिश्रा मॉडल सेट होगा बाबू, ठीक है ना, कल मॉडल सेट आपको लेकर आएंगे, ठीक है ना। बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तब मॉडल सेट करवाएंगे, ठीक, कम से कम 200 बच्चे रहना चाहिए, ठीक है ना, इसमें 200 बच्चे रहना चाहिए तो मॉडल सेट स्टार्ट करेंगे। सर क्योंकि वो बहुत गरीब थी इसलिए मकान, हाँ जी जी, चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो एक गरीबताई से जूझती है और उसे अपनी बेटी का शादी करना रहता है, इसलिए बिस्नी को कहाँ भेजती है? मानव को लड़ाई में भेजती है, ठीक है ना। चलिए रोहित कुमार, नहीं, दहेज प्रथा बंद नहीं हुआ, हाँ जी बंद नहीं हुआ, ठीक है ना, पूर्ण तरीका से बंद नहीं हुआ, 10% भी बंद नहीं हुआ है, 1% भी बंद नहीं हुआ, ठीक है ना, बल्कि एक लड्डू बंद हुआ। क्या हुआ? एक लड्डू ही जाना बंद हुआ है, तो लड्डू के जगह पे क्या जाता है? रसगुल्ला जाता है, ठीक है ना, क्या जाता है? रसगुल्ला जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, बंद हुआ है, एक लड्डू बंद हुआ है, ठीक है ना, लड्डू के सिवा उसके यानी कि जगह पे क्या जाता है? रसगुल्ला जाता है, उजला वाला रसगुल्ला जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू, ठीक है ना। दोनों लड़कियां कौन हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि दोनों लड़कियां कौन, तो आप चका जाइएगा कि साला दोनों लड़कियां क्या यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे दोनों लड़कियां क्या है। तो देखिए कि दोनों लड़कियां क्या है इसके बारे में आज बताते हैं, ठीक है ना। तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में दो लड़कियों के नाम से दो पात्र हैं, दो लड़कियों के नाम से दो पात्र हैं, किसमें? सिपाही के माँ कहानी, ठीक है ना। तो एक को पहली लड़की व दूसरे को दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया है। दोनों लड़कियां रंगून नगर की है। कहाँ की है बाबू? यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि दोनों लड़कियां कहाँ के रहने वाली है, तो बताइएगा, एक बार कमेंट कीजिए, रंगून नगर की रहने वाली है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कहाँ की रहने वाली है बाबू, तो रंगून की रहने वाली है, ठीक है ना। कल मॉडल पेपर करवाया जाएगा, ठीक है ना, मॉडल पेपर कल करवा देंगे, मॉडल सेट आपका होगा कल, ठीक है ना। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी व हिंदुस्तानी सेना बर्मा में युद्ध कर रही थी, तब वहां भयंकर रक्तपात हुआ था। क्या हुआ था बाबू? रक्तपात हुआ था, ठीक है ना। और लाखों बर्मा निवासी घर द्वार छोड़कर भारत की सीमा में घुस आए थे। उन्हीं में से दो लड़कियां ने अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम एवं बीहड़ जंगलों एवं दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया। कहां से प्रवेश किया? तो जापान से प्रवेश किया। कहां? भारत में प्रवेश किया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और देखिएगा आगे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, कहां प्रवेश किया? तो भारत में। कहां से प्रवेश किया? तो जापान में। किस लड़ाई में? तो बर्मा की लड़ाई में, ठीक है ना। आप देखिएगा प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी की मुख्य पात्र बिस्नी से हो जाती है। किससे होती है? बिस्नी से इस दोनों लड़की का मिलन हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, एवं खाने के लिए अन्न की मांग करती है। देखिएगा भूख लगा होगा, ठीक है ना, तो कहा गया भूख लगे तो सूझे थाली, ठीक है ना, तो यही कहानी हमारा है, ठीक है ना। भूख लग गया तो दोनों जो लड़की थी वो कहाँ आई? वो अन्न मांगने के लिए बिस्नी के पास जाते हैं और बिस्नी इन्हें भर कटोरा चावल देते हैं। क्या देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इन्हें भर कटोरा चावल देते हैं। विशाल भाई मेरा नंबर ले लो, 100 टोल फ्री। चलिए
हाँ जी, रूहानी रंगून की रहने वाली थी, ठीक है ना। वो भागकर कहाँ आई थी? भारत के बॉर्डर में आई। बॉर्डर में घुसने के बाद उन्हें किनसे मुलाकात हुआ? तो बिश्नी से मुलाकात हुआ। तो बिश्नी ने उन्हें यानी कि खाने के लिए उनसे दोनों बहन मांगी, और बिश्नी ने क्या दिया? कटोरे चावल दिया। क्या दिया? भर कटोरे चावल दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी बच्चे कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार बच्चे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 500 के स्पीड में, ठीक है ना, कि सर समझ में आ गया। चलिए छापिए आप लोग एक बार हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास कितना जोश है, कितना जज्बा है। तो आप लोग एक बार ऐसा छापिए कि देखने वाला दंग रह जाए, सोचने वाला दंग रह जाए। कहा गया है, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। इसलिए आप लोग ऐसा भाला फेंकिए कि दुनिया देखे, ठीक है ना। चलिए चलिए छापिए आप लोग, एक बार छापेंगे। चलिए छापिए, ऐसा छापिए कि देखने वाला देखते रह जाए, दंग रह जाए, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। चलो छापो, ऐसा छाप दो कि देखने वाला दंग रह जाए और सोचने वाला भी सोचे कि अरे क्या सर पढ़ाएं। चलिए चलिए, कमेंट वाला धीमा है, ऐसा बोलिए कि बगल वाला जो देखे ना वो घबरा जाए, ठीक है ना, कह रहे कहां से इतना स्पीड कमेंट चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चे, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। इसे हम लोग शॉर्ट में समझा देंगे, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रोहित कुमार, हाँ जी, आपका मॉडल सेट करवा देंगे, ठीक है ना, कल करवा देंगे, ज्यादा नहीं बोलिए, ठीक है ना। चलिए वस्तु पूरक अनेक वस्तु परक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक परगीत और नाट्य धर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु परक नाट्य धर्मी कविताएं प्राय लंबी होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? लंबी होती है। उनमें जीवन की किसी समस्या अथवा घटना का विस्तृत चित्रण रहता है। क्या रहता है? विस्तृत चित्रण रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। यह वस्तुनिष्ठ होती है। क्या होती है? वस्तुनिष्ठ होती है, समाज निरपेक्ष होती है, और आत्मपरक परगीत यानी कि व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। मुक्ति बोध के अधिकांश परगीत लंबे तथा आत्मनिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? लंबे तथा आत्मनिष्ठ होते हैं। इतना ही में इससे हमारा उत्तर देना, ठीक है ना। इतना ही में हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। इससे आपको मिलेगा 3 नंबर। क्या मिलेगा? 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। बस इतना कर लीजिएगा, 3 नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। बिट्टू कुमार सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हाँ जी, पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है ना, इसलिए घबराइए नहीं, ठीक है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दिन रात मार, यानी कि देखिए सवाल बेहतरीन है, आपको इसमें 5 नंबर मिलेगा जी, 5 नंबर मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं है। दिन रात हमने मेहनत किया, हमारे शरीर से बहुत सारे पसीने निकले, ठीक है ना, फिर भी हमारे मेहनत का कोई रंग नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई हमें शर्मिंदगी भी नहीं है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई पश्चाताप नहीं है, अंदर से हमें कोई पश्चाताप भी नहीं हो रहा है कि हमने ऐसा काम किया है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। एकदम बेहतरीन सवाल है, हो सकता है आपका एग्जाम में टकरा जाए इस बार 2022 के एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा, जब समाज की चेतना मर जाती है, जब समाज की चेतना, रोहित चोर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना, फालतू का कमेंट कीजिएगा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वार्निंग है। फालतू का कमेंट ज्यादा नहीं करें, इसलिए तुरंत अभी हम ब्लॉक कर देंगे आपको। एक बार कमेंट कर लिए, हम देख लिए आपको, ठीक है ना। अमीरी और गरीबी का अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि गरीब को जूठन भी नसीब नहीं होता। क्या होता है? गरीब को जूठन भी नसीब नहीं होता, ठीक है ना। और धन लोलुपता घर कर जाती है। क्या कर जाती है? घर कर जाती है। मनुष्य मात्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है, मनुष्य मात्र का कोई महत्व नहीं रह जाता माय डियर स्टूडेंट्स। और देखिएगा, सृष्टि की सबसे उत्तम कृति माने जाने वाले, सृष्टि के सबसे उत्तम सबसे उत्तम कृति माने जाने वाले मनुष्य में मनुष्यता का
यानी कि अधोपतन हो जाता है। क्या होता है? मनुष्यता का अधोपतन हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा। कुरीतियों के कारण अमीरों ने ऐसा बना दिया कि गरीब की गरीबी कभी ना जाए और अमीर की अमीरी बनी रहे, ठीक है ना। गरीब की गरीबी ऐसा ही रहे और अमीर वो कभी नहीं बन पाए। इस क्रूरता का समाज में काम का बदले जूठन तो नसीब हो जाती है, परंतु श्रम का मोल नहीं दिया जाता है। यानी का उनके यानी कि काम का मोल नहीं दिया जाता, उनके काम के प्रति जितना काम होता है उन्हें वो पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना। और मिलती है सिर्फ गालियां, शोषण का सिर्फ क्या मिलता है उन्हें? गाली मिलती है, शोषण मिलती है। चक्र है जिसके चलते निर्धनता बरकरार रहे। क्या रहे? निर्धनता बरकरार रहे। परंतु जो निर्धन हैं, दलित हैं, उन्हें जीना है, संघर्ष करना है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है और कोई पश्चाताप भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप छोटे काम भी कर रहे हैं तो उसे कोई पश्चाताप नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आपका पापा डीएसपी हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बहुत ही एक रसगुल्ला बोल रहा है कि उनके पापा डीएसपी हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन सवाल है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, घर पहुंचने पर लेखक को देख, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। जब देखिएगा एक माँ के लिए जब उसका जो बेटा रहता है, ठीक है ना, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना, तो उन्होंने लेखक को देख क्यों रो पड़ी थी। तो लेखक अपने बाल समय में अपने परिवार का सबसे ज्यादा दुलारा था। बच्चा में इतनी सी बच्चा में लगेगा ना कि वो बहुत प्यारा था और बहुत दुलारा था, ठीक है ना। किसके लिए? अपने घर वालों के लिए, अपने माँ पापा के लिए, यानी कि प्यार और दुलार था उसके पास में। उसके घर का हर सदस्य गालियां खाकर भूखे सोना पसंद करता, यानी कि कर सकता था। गालियां खाकर भूखे सोना पसंद कर सकता था माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अपने लाडले को अपने घृणित पेशों में लाना नामंजूर था। लेखक के द्वारा मजदूरी यानी मजबूरी बस उन्हें पेशे में आने पर उनकी माँ रो पड़ती थी। कहा? जब वो लेखक यानी कि दूसरे जगह जाते थे, ठीक है ना, तो उन्होंने यानी कि अपने माँ के लिए क्या करता था? रो पड़ता था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, वह अपनी बेबसी, लाचारी और दुर्दशा पर रोती है। वह अपनी बेबसी और लाचारी और दुर्दशा पर रोती है माय डियर स्टूडेंट्स, और वह समाज की उन यानी कि तथा कथित रसोइयों पर रोती है। वह समाज के उन कुरीतियों पर रोती है जो उन्हें इस हाल तोल घृणित पेशे के बावजूद जूठन पर जीने को मजबूर करती है। जूठन पर जीने को मजबूर करती है माय डियर स्टूडेंट्स। वह उसे पूर्व समाज की विडंबनाओं पर रोती है, जहां श्रम का कोई मोल नहीं है, जहां निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र रचा गया हो, ठीक है ना। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक सभी को समझ में आया? श्वेता कुमारी, हाँ जी, अपना ही लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है ना, अपना ही लैंग्वेज में समझा रहे हैं बाबू, ठीक है ना। तो बताएंगे सभी समझ में आया नहीं आया। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, अगला हम क्वेश्चन क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही यानी कि बढ़िया बाबू, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। हर चीज को लिखना संभव नहीं होता, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। तो डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, डायरी मन का कूड़ा है। क्या है? डायरी जो है मन का कूड़ा है, और डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। शब्दों और डायरी के बीच में ये जो हमारा तटस्था जो वाक्य है, ये क्या रहता है? बहुत कम मिलता है देखने के लिए। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है।
कहाँ उतारता है? अपने मन की भावना को व्यक्त करके कहाँ उतारता है? कागज पे उतारता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से, अपने समझने यानी कि अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है। किसमें? डायरी में लिखता है। और देखिएगा, डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, ठीक है ना, और दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। जब आप एक डायरी लिखने बैठिएगा ना, तो आपके मन का जो भाव होता है उसके अनुसार आपको ये शब्द देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि हम उस टाइम क्या लिखें नहीं लिखें। और आगे देखिएगा, यदि शब्दों का भंडार है तो भी इन शब्दों के लायक के भाव वह नहीं होते हैं। आपके पास कितना भी शब्द का भंडार हो, लेकिन आपको लगेगा क्या लिखें क्या नहीं लिखें। यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं कि उसमें टाइम लगेगा, आप सोचिएगा समझिएगा ना, तो जाकर आप उसे सोल्व कर पाइएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डायरी में मुक्त यानी कि मुक्ताकाश भी होता है। डायरी में क्या होता है बाबू? मुक्ताकाश भी होता है। तो सूक्ष्मता, सूक्ष्मता भी शब्दार्थ और भावार्थ मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है, ठीक है ना। डायरी का लिखा जाना मुश्किल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। ताकि ऐसा है कि जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, वो अपने डायरी में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हमारा लिखा जाना है मुश्किल है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है और क्या उसके काटने से आदमी बचता है? तिरिच क्या है जी? क्या तिरिच के काटने से आदमी बचता है या मर जाता है? तो आइए यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे कि तिरिच एक विषैला और भयानक जंतु है। तिरिच जो है एक विषैला और भयानक जंतु है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके काटने पर मनुष्य इसका विष के प्रभाव से बच नहीं पाता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो विष रहता है, उसके यानी कि काटने से जो डंक मारता है ना, तो उसके अंदर जो विष चल जाता है, उससे वो बच नहीं पाता है। ठीक उस जंत तिरिच के समान नहीं हमारे समाज में भी विषैले तिरिच रूपी मनुष्य हैं। जैसे देखिएगा, पड़ोसी का जो रहेगा ना, तो सांप से भी जहरीला रहता है। कौन? पड़ोसी, जो यानी कि जिनके यानी कि अच्छे काम को देखकर जलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वो यानी कि एक तिरिच से भी विषैला है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जिनके दुर्व्यवहार से कोई बच नहीं सकता है, वे भी भयानक एवं खतरनाक होते हैं। उनके विष बाण से बचना मुश्किल होता है। विष और बाण से बचने में मुश्किल हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई होप किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए आप लोग एक बार जवाब दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। सही बच्चे एक बार जवाब देंगे कि एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग इसे नस्ते नाबूद कर देंगे, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख गया तो क्या कीजिएगा? नस्ते नाबूद कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 16 तो हो गया ना जी, 17 क्वेश्चन होगा ना। अब देखिए, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती है। क्यों? जहां भय है वहां मेघा क्यों नहीं हो सकती है जी? तो आइए हम लोग देखते हैं क्यों नहीं मेघा हो सकता है। तो मेघा वह शक्ति है जिसके मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भय पूर्णता यानी कि बिना डरे हुए सोचता है कि ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है, क्या रहता बच्चे? मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। अगर मनुष्य भयभीत रहेगा तो मेधावी क्या करेगा? नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार महत्वाकांक्षा, हम लोग महत्वाकांक्षा लगाते हैं कि चाहे अत्याध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता और भय का निर्माण करती है। जबकि ठीक इसके विपरीत निर्भीक, जब ठीक इसके विपरीत जो चलता है, वातावरण में मेघा का जन्म होता है। क्या होता है? वातावरण के अनुसार ही मेघा का जन्म होता माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और देखिएगा, इसलिए जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकता है, जहां भय है वहां मेघा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना।
चलिए आगे देखिएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना हो सके आप लोग जुड़ जाइए, कुछ ही क्षण में आपका क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ही क्षणों में आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। अगर आप किसी से विद्रोह करते हैं तो उसका क्या आपको यानी कि उसका परिणाम मिलता है और क्या फल मिलेगा, ठीक है ना। शिवम जी गुड इवनिंग। यानी कि जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। अधिकांश व्यक्ति किसी ना किसी रूप में भयभीत रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो कि जिनके पास भय नहीं है। अगर जिनके पास पैसा है तो पैसा छुपाने के लिए भय होता है, ठीक है ना। और देखिए गहराई से इनकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। जब वो प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है और संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और सड़े हुए समाज के खिलाफ जब कोई विद्रोह करता है तो उसे वास्तविक जीवन के सत्य का साक्षात्कार होता है। क्या होता है बाबू? साक्षात्कार होता है। विद्रोह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। विद्रोह से क्या होता है? लक्ष्य का प्राप्ति होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इससे समस्याग्रस्त जीवन समाधान पा लेता है। जिससे समस्या जो होता है, समस्या से समाधान पा लेता। अतः जीवन में विद्रोह का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहा, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे बताएंगे आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को हमारी तरफ से बाय बाय। चलिए जुड़ने के लिए हमारे साथ सभी को थैंक यू। चलिए।